आपकी नीट की केमिस्ट्री को प्रिपेयर कराने के लिए मैं एक और क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और अपना पेपर करना स्टार्ट करो। देखना लास्ट में आपके कितने आंसर सही आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमाइन। देखो प्राइमरी अमाइन तो आपको पता ही है क्या है, तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी अमाइन नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इजीली जो हम क्वेश्चन देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को देखो, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन करें, देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ाएगा और हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ेगा, तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो ये वाला जो है क्या बनाएगा, हमारा सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये हॉफमैन ब्रोमाइड वाला है, जो कि हमेशा क्या बनाता है, 1 डिग्री अमाइन बनाता है। CN को जब आप रिड्यूस करोगे तो 2H यहाँ लगेंगे, 2H यहाँ लगेंगे, ये भी 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अगेन अगर आप इसको रिड्यूस करते हो तो 2H यहाँ लग जाएंगे, ये भी 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो ये सारे ही 1 डिग्री अमाइन देंगे सिवाय इस आइसोसाइनाइड के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो लैजाग्नेट एक्सट्रैक्ट है वो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो जो ब्लड रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये इस आयरन कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैचिंग करनी है हमें। देखो कोक को यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मैनी मेटलर्जी प्रोसेस। डायमंड सभी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फुलरेंस अगर आपको याद हो तो इसका ऐसा फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर था, तो इसमें लिखा हुआ है केज लाइक मॉलिक्यूल। और ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है उन मशीनों में जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रन कर रही होती है, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंट्रीमोलर सॉल्यूशन। देखो आपको इस क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दी हुई है 0.021 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 60 ओम, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आर के। तो आपको यहाँ पे 0.021 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6×12, तो 1.260 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दो दो हमें स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो लिखा है अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है जीरो होती है, ठीक है। अब इसके रीजन की तरफ बढ़ते हैं। इसका रीजन कहता है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, और उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो करीब करीब इसने एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर दिया। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर क्या ये स्टेटमेंट हमें ये बता पा रही है कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो क्यों होती है। इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, बट इसको करेक्टली इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो है तो दोनों ठीक, पर करेक्टली एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो मेटेलिक सोडियम है उसको हमने डिसॉल्व किया है लिक्विड अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से डीप ब्लू सॉल्यूशन बन गया जो कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये बात आगे लिखा था डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। देखो ये अमाइड के फॉर्मेशन की वजह से नहीं आता, ठीक है। तो ये मतलब असर्शन तो ठीक है, पर इसका जो रीजन है वो गलत है, बल्कि फेड और होने लग जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनस कैटालिसिस। देखो हेट्रोजीनस कैटालिसिस तब होता है जब कैटलिस्ट की जो स्टेट है वो सबस्टेट की स्टेट से क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब सबस्टेट जिस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, कैटलिस्ट की जो स्टेट है उनसे अलग होनी चाहिए, तब ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहलाता है। इसमें देखो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो ये तीनों सेमी फेज में हो गए। शुगर का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है
H प्लस आयन, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। ओजोन का डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, इसमें ये भी गैसेज हैं। अगला है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। हाँ, ये इसका एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे ये तो गैसेज हैं, पर जो कैटलिस्ट यहाँ पे डाला गया है वो सॉलिड फॉर्म में डाला गया है। ठीक है, तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल ये ऑप्शन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो हीलियम है इसको डाइविंग एपरेटस के अंदर डाला जाता है। ठीक है, डाला जाता है, हमने पढ़ा भी है ये। ठीक है, अब आगे कहते हैं हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। देखो, ये हाई सोल्युबिलिटी तो नहीं होती, इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, काफी कम होती है, और कंप्रेशन बैंड्स जो क्रिएट हो सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज डाली जाती है। तो यहाँ पर असर्शन तो हमारा ठीक है, पर उसका रीजन एकदम गलत है। ठीक है, अगला है कि कोई कंपाउंड है और हमें बताना है ये इनमें से क्या है। देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ऐसे कार्बन को, ऐसे को क्या कहा जाता है, अलाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है अलाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। अगर आपको पता है ये सब क्या होते हैं तो मुझे इनके आंसर्स कमेंट करो कि ठीक है कि किस हैलाइड को हम बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे, किसको अराइल हैलाइड कहेंगे, और किसको विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट का है और वो चैप्टर हमारा कट चुका है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि a unit formed by attachment of base to first position of sugar is known as nucleoside। मतलब जो हमारा पेंटोस शुगर है उसके फर्स्ट पोजीशन से कोई नाइट्रोजन बेस जो है वो जुड़ गया है। ठीक है, तो जब एक पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं जो स्ट्रक्चर बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं दूसरी। लिखा है जब न्यूक्लियोसाइड को लिंक किया जाता है फॉस्फोरस एसिड से 5 पोजीशन पर तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। आपको समझ में आया है कि इसमें क्या सही है या क्या गलत है। देखो, इसमें जो गलती है वो इसकी है, ये फॉस्फोरस एसिड तो नहीं जोड़ा जाता, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जोड़ा जाता है, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा जाता है इसके अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड नहीं जोड़ा जाता। तो असर्शन मतलब सॉरी स्टेटमेंट पहली ठीक है, पर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ये हमारी गलत है। चलिए इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है आपका Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। आप पहचान गए होंगे रिएक्शन कौन सी, ये रिएक्शन आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमीन की आप रिएक्शन कराते हो मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये RMgX बन जाएगा, C6H5Br सॉरी Mg और Br। अब इस MgBr का आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो MgBr है पूरा कंपोनेंट जो है यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, ये सैंड मेयर रिएक्शन है। ठीक है, चलिए सैंड मेयर के अलावा इससे मिलती जुलती रिएक्शन कौन सी है उसका नाम मुझे कमेंट में बताइए, और बताना दोनों में से किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो होता है 2l+1। ठीक है, तो 2l हो जाएंगे nm-1 और l हो जाएगा nm-1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात चल रही है। ऐसे फोर्स जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, चाहे उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए चाहे कैसे भी। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, डायपोल डायपोल आता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी आता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, बट कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर वाली। अच्छा, इसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं आता, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल पाया जाता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, तो ये इसमें नहीं आता। डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स ये इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, amongst the following total number of species not having 8 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कितनी स्पीशीज के सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? ये है, ये भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है। अब हमको चेक करना है NH3 और PCl5 में। देखो, नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो 6 7 8, नाइट्रोजन के पास तो 8 हो गए। अब PCl5 के पास देख लेते हैं। देखो, ये देखने से पता चल रहा है ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब उसने ये पूछा है कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि 8 से कम है या 8 से ज्यादा, तो 8 नहीं है, इन तीनों के अंदर ही 8 नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 8 नहीं है, इसके अंदर भी 8 नहीं है, और इसके अंदर भी 8 नहीं है, 8 से ज्यादा ही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो थर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ये जो डायग्राम है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट याद है तो आपको चूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इनमें से जो भी ऑप्शन है 65 के आगे कमेंट करके बता देना कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने ही बताना, रीजन क्योंकि डायरेक्ट याद करने का इसमें कोई कुछ नहीं मदद कर सकता आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखा, हाइड्रोजन इज रिड्यूस टू हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है, चलो कोई नहीं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है हैवी वाटर मैकेनिज्म में यूज किया जाता है, हाइड्रोजन से सैचुरेटेड फैट, ये तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ये देखना है आपको। आगे लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू सिंगल, नहीं नहीं नहीं, देखा जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंथैल्पी होते हैं ये काफी ज्यादा है, शायद सबसे ज्यादा इसी की आएगी अगर हम सिंगल सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करें। आगे है हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, नहीं, तो हाइड्रोजन सोडियम वालों को नहीं कन्वर्ट कर सकता, काफियों को नहीं भी कन्वर्ट कर सकता। तो इसमें अगर हम देखें कि नॉट करेक्ट कोई है, बी ठीक है, सी ठीक है, ई भी ठीक है। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, हाँ, तो इसमें से जो नॉट करेक्ट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये लोएस्ट नहीं होती, काफी हाई होती है, और ये सारे जो मेटल्स हैं मतलब आयरन से ज्यादा उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो बस ये दो जो स्टेटमेंट है इसकी ये गलत है, बाकी सारी ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स इन पाइरिडीन। देखो, पाइरिडीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन, ये 3, यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। अब लोन पेयर बस नाइट्रोजन पर एक ही है, तो 11 1 और 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। बस अगर स्ट्रक्चर याद था तो बहुत इजी था, अगर स्ट्रक्चर नहीं ध्यान है तो गड़बड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रिन। देखो, ये पॉलीमर वाला जो चैप्टर है ये हमारा नहीं यार, वैसे बताया था क्लोरोप्रिन का यूज किया जाता है नियोप्रिन को बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमको 3 मिथाइल ब्यूटूओल दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HBr के साथ, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी बात हम करते हैं। देखो, इसमें ये तो होगा नहीं क्योंकि अल्कोहलिक KOH वगैरह यहाँ पर जो है नहीं दिया होता, अगर ये दिया होता तो हम उसको कंसीडर कर सकते थे। पर यहाँ पे देखिए होगा क्या
कि ये जो H है ये अप्रोच करेगा इस OH को, तो यहाँ से H2O बनकर ये निकल जाएगा। अब होगा क्या, थोड़ा सा हाइड्रेट शिफ्ट होगा और ब्रोमीन जो है वो इस वाले कार्बन को अप्रोच करेगा। तो जो सबसे ज्यादा ठीक इसके अंदर आंसर यहाँ पर बन रहा है वो हमारा सबसे पहले वाला बन रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट के अंदर मैकेनिज्म लिख देना, मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप लॉजिक भी जो है इसमें लगा सकते हैं कि कौन किसके साथ कहाँ जाकर अटैच्ड होने वाला। अच्छा, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बारबीट्रेट्स छोड़ो, वैसे अच्छा चैप्टर था, काफी हटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन। अब देखो इनमें से लार्जेस्ट आयन कौन बना सकता है, तो पहले हम इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि लार्जेस्ट आयन कौन बनाएगा। ठीक है, अब इसमें खींचने वाले 11 प्रोटॉन हैं, इसमें 10 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन और इसमें 7, तो जितना कम न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा बड़ा साइज, तो नाइट्रोजन इसका आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि Cu2 पॉजिटिव इज मोर, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज मोर देन Cu पॉजिटिव। ये सब जो होता है ये इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले कई सारे स्टेटमेंट्स और हमको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो स्टेटमेंट है, लिखा है एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। भाई 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक लिखा है, ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी ठीक लिखा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, अच्छा जी गलत है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एटम अल्टीमेट पार्टिकल, तो इसके बी सी और ई ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, इसमें आपको पता है गड़बड़ है कि भाई 2 फंडामेंटल पार्टिकल बोले हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है इसकी जगह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लॉजिकली सॉल्व करना है। ठीक है, और बायो वाले स्टूडेंट्स को तो पक्का ही आना ही चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अब लॉजिक लगेगा कैसे इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता कि हमारी डेली मैग्नीशियम और कैल्शियम रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, अभी इस वाले ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करते, बाकी के ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है मैग्नीशियम प्ले रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। आपको याद होगा कि जब मोटर एंड प्लेट की बात करी जा रही होती है तो किस आयन का जिक्र किया जाता है। ठीक है, याद है नहीं है? अगर आपको याद है किस आयन का जिक्र किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहां कैल्शियम आयन का जिक्र किया जाता है, मैग्नीशियम का तो नहीं किया जाता। अगली चीज, बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। जी नहीं, बोन बिल्कुल डायनामिक और चेंज होती रहती है। अगला लिखा है ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइजेस एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर, उनके अंदर कैल्शियम एज अ कोफैक्टर होता है। आप खुद सोच लो कि आपने कहीं भी किसी भी जगह कैल्शियम को एज अ कोफैक्टर पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर हम देखें, थोड़ा जीके भी अगर लगाते तो यही सही लिखा हुआ है कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ही। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस वाले एंजाइम के बारे में पढ़ा नहीं है, अब वो हो सकता है कि हम कई बार क्या होते हैं क्लिक नहीं कर पाते। तो ये पूछ रहा है कि एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर। आप ग्लाइकोलिसिस जाके पढ़िए, उसमें हेक्सोकाइनेज वगैरह एंजाइम दिए, वो एटीपी का तो ट्रांसफर कर रहे हैं, पर वो कैल्शियम का यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ सोडियम इथेनोएट। तो ये हमारा सोडियम इथेनोएट हो गया, इसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर रिएक्शन की जा रही है सोडा लाइम के साथ, और सोडा लाइम जब भी हम यूज करते हैं तो क्या कर देते हैं, वहां से डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं और यहाँ पर आपका बन जाएगा मीथेन। अब मीथेन के कितने मोल्स लेने के लिए बोले हैं? 2। 1 मोल का मास कितना होता है? 16, और 2 मोल का हो जाएगा 32। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर कोई छूटा तो नहीं हमारा? नहीं, कोई क्वेश्चन छूटा हो तो बता देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है,
अगला लिखना है कि भाई स्टेबिलिटी फैक्टर बताना है आपको। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको ग्रुप 13 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ये वाला जो टॉपिक है हमारा आना नहीं है, पी ब्लॉक डिलीट हो चुका है, पर फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। इस केस में जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयन एक्ट एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ लोन पेयर बचा हुआ है, डोनेट कर सकता है, यहाँ लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो बचा कौन? ये, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड मौजूद होता है। अब इसमें देखो आपको दिख रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, सिर्फ एक ही लिगेंड है। बाकी को देखो, डाइअमाइन क्लोरिडो 2 हो गए, पेंटामाइन कार्बोनेटो 2 हो गए, अमाइन एक्वा 2 हो गए, तो होमोलेप्टिक बस ये एक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। देखो आपको इस रिएजेंट से समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कौन सी है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जहां भी ये कार्बोनिल ग्रुप है ये हट जाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह एक ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देने और यहाँ भी, तो सीधी सीधी एल्काइल चेन आपकी बन जानी है, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में मौजूद है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन में यहाँ तो बन रखा है हमारा साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 CN ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है COOH में, और एट द सेम टाइम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी होगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से लेकर के जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो जब ये यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा तो यहाँ क्या छोड़ देगा, डबल बॉन्ड। तो इसका ये वाला फाइनल प्रोडक्ट होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं है, चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। अब हम एक और न्यूमेरिकल की तरफ आ गए, ठीक है। लिखा राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। तो सबसे पहले हम 20 ग्राम का 20% निकाल लेते हैं, मतलब 4 ग्राम। मासेस निकालते हैं, ये 40 हो गया, ये 12 हो गया, 16 3 48 हो गया, 50 60 100। तो भाई ये तो है हमारे पास 100, ठीक है। 100 ग्राम हमको कितना दे रहा है, 16 दूनी 32, 2 34 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना देगा, तो 1 ग्राम जो हमें देगा वो देगा 44/100, और हमको मिला कितना है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम हमको कितना देगा, तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1.76 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोई रिएक्शन है जिसका रेट आपको दिया हुआ है। अब बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल कर दिए, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो पहले वाले के कंपैरिजन में ट्रिपल कर दिए। अच्छा बी को सेम रहने दिया, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 1 सेकेंड, ये इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NFE सेल, और जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इसकी जो वैल्यू मोल्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। आगे कहता है कि ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा RG है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, और ये इक्वेशन हमें साफ साफ दिखाई देती है कि ये अमाउंट ऑफ मैटर मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये दोनों ही चीजें ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी इस केस में करेक्ट आ रही है। अच्छा ये वाला टॉपिक नहीं है, छोड़ देते हैं। अब इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं इसमें
वो चिलेटिंग एजेंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं सब मोनोडाइडेंट है, सॉरी मोनोडेंटेट है, ये भी, सिर्फ ये अकेला ऐसा यहाँ पे कंपाउंड है जो डाइडेंटेड है, और डाइडेंटेड एचिलेटिंग एजेंट मतलब एक्शन करेगा और ये ही सबसे ज्यादा इसका स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें हक्कल्स रूल लगाना है जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, देखो ये है, आप भी जानते हैं, ये है। ठीक है, नेफ्थिलीन और एंथ्रासिन तो इसके अंदर होते ही होते हैं, हम बाकी के मॉलिक्यूल्स को जो है चेक करके देखते हैं। इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, 6 है तो ये हो जाएगा। इसमें साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, पर पाई इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, फॉर्मूले में फिट नहीं हो पाएगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 2, 1 2, तो ये फिट हो पाएगा 4n+2। हाँ ये फिट हो जाएगा अगर हम n की वैल्यू 0 कर दें तो ये तो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें 2 4 6 8, 8 तो हम कैसे भी फिट नहीं कर सकते, तो 1 2 3 4, तो 4 के अंदर जो है यहाँ पे ये रूल लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेके। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। लिखा ऑल ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट स्कैंडियम फॉर्म MO पॉजिटिव विच आर आयनिक। मतलब सारे +2 के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं सिवाय स्कैंडियम के। बात सही है, स्कैंडियम सिर्फ +3 में एग्जिस्ट करता है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे लिखा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप इन ट्रांजिशन एलिमेंट अटेन इन। देखो यहाँ पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, इधर +7 आ रही है। ठीक है, हाईएस्ट आ रही है। आगे कह रहे हैं बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, नहीं नहीं, देखो होता क्या है कि यहाँ आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये +3 दिखा रहा है, ये +4 दिखा रहा है और ये +5 दिखा रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे लिखा है V2O5 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव, देखो ये एसिड के अंदर नहीं बनता, ये एल्कलाइन के अंदर बनता है, तो ये भी गलत है। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं, +2 आ रही है, इसमें +3 आ रही है, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है बेसिक कैरेक्टर जो है वो घट जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो A ठीक है, B ठीक है और E ठीक है। तो इसमें हमको इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट हमारे पास C और D ही है। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। देखो डायरेक्ट बस आपसे फॉर्मूला पूछा है, आपको पता ही होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, ΔH ΔU + ΔNgRT। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नाम सुना ही होगा आपने, टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होते हैं, ये थोड़े से माइल्ड होते हैं और ये एल्डिहाइड को तो मतलब कर जाते हैं काम, पर जो कीटोन्स हैं, देखो यहाँ पर CH3CO, तो ये कीटोन ग्रुप है, इसको कोई चेंज ये नहीं करते। ये क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ से OH नेगेटिव भी निकला, इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म यहाँ से निकल रखी होगी। अब आप इसमें ढूंढो कि कीटोन में कोई फर्क ना पड़ रहा हो और ये आयनिक हो गया हो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इन 2 जगह बन रहा है, पर यहाँ पे कीटोन को भी इसने खराब कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, कीटोन अनचेंज रह जाते हैं। ये बात याद रखने की, माइल्ड होते हैं थोड़े से। चलिए अब भाई ये रिएक्शन जो है हमको बैलेंस करनी है। ठीक है, देखो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे कुछ खास स्पेस बचा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंसिंग की कैसे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव, इससे हमें मिलता है Cr+3। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। अब इधर 7 ऑक्सीजन है, तो इधर आप 7 H2O लगा दो।
7 H2O लगाने के बाद आपको इधर लगाने हैं, जितना इधर हाइड्रोजन हुआ है उतना ही आप इधर H प्लस आयन लगा दो। ठीक है, समझ में आ रही ना। पहले हमने एटम को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड 7 H2O हमने ऐड कर दिए। अब इधर हाइड्रोजन आ गए तो उतने ही H प्लस आयन अपोजिट साइड बैलेंस करें। अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे चार्ज को। ठीक है, तो 14 प्लस और 2 माइनस ये 12 हो गए, इधर 3 दूनी 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो अब इधर भी +6 का चार्ज हो गया और इधर भी +6 का चार्ज हो गया। दूसरा रिएक्शन का पार्ट है ये कि SO3 2 नेगेटिव ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 के अंदर। तो इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक H2O लगा देंगे और इस साइड पर हम 2 H प्लस लगा देते हैं। अब चार्ज की बैलेंसिंग की बात कर देते हैं तो इधर तो चार्ज हो गया है 0, इधर है चार्ज 2 नेगेटिव का, तो हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम ये पूरी रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप इजीली देख सकते हो किसके आगे क्या नंबर जो है वो आ रहा होगा। देखो Cr2O के आगे तो 1 ही आ रहा होगा। ठीक है और जो हमारा SO3 2 नेगेटिव है इसके आगे आ रहा है 3, तो 1 3 देख लो। और है हमारे पास H पॉजिटिव, तो इधर हमारे पास 6 H थे, इधर 14, तो ये बचेंगे 8, तो 1 3 8 ये आंसर आ जाएगा इसका। 1 3 8 1 B3 ये 8, हाँ 1 3 8 ये आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिएक्शन है हमारे पास एल्डिहाइड है और यहाँ पर है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेगा, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देगा और एक हाइड्रोजन O को दे देगा। चलिए ये बन गया। अब इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये OH तो हमारा जाएगा निकल, ठीक है, और एक H यहाँ से भी ले जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया। इसको अब आप रिएक्ट करा रहे हो HBr के साथ, तो क्या सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो इसके साथ विद सोडियम, तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, ये 2 है, ये 3 है, ये 10 है और ये 6 है। डेल्टा जी हमको फाइंड करना है। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है 2.303 और लॉग के सी, सॉरी आरटी भी आता है इसमें, आरटी लॉग के सी, तो पूरा कैलकुलेटरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2.303 आरटी लॉग के सी, तो सबसे पहले हम के सी को सॉल्व करते हैं। तो के सी के लिए इन दोनों का कंसंट्रेशन लेंगे ठीक है, 10 इंटू 6 और इन दोनों का कंसंट्रेशन ले लेंगे 2 इंटू 3, तो ये 60 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो के सी जो है हमारा 10 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं 2.303, आर दिया हुआ है 2, टी दिया हुआ है 300 और 2.303 आर टी लॉग के सी, तो लॉग 10 1 हो गया। हमको क्या करना, बस ये मल्टीप्लाई करना है 2303 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 600 से, 6 18, 6 18, 6 12 और 1 13, 2 0 और आ जाते हैं, 1 2 3 1381, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए प्यूमाई स्टोन वैसे तो है नहीं ऐसा कुछ, पर ये सॉलिड सोल होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये ऑर्गेनिक है। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो देखो यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे। सबसे पहली है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, दूसरा
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो अगर हम देखें, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग विड्रॉइंग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ एक में लगा हुआ है। तो OH जिस कार्बन से जाएगा उसके जस्ट बगल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। और ये 2 डिग्री भी है, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री ही है, पर ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इसको स्टेबलाइज होने नहीं देगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री ही बन रहा है, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री बन रहा है। तो हम डिग्री तो खैर इसमें नहीं चेक कर सकते क्योंकि सब सेम ही जा रहे हैं। हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक ईथर है, हम ईथर का क्लीवेज करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकली सोचते हैं, अगर हम ईथर का यहाँ से क्लीवेज करते हैं तो ये नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब थोड़ा इसके भी क्लीवेज को सोच लो, इसके क्लीवेज में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, O की तरफ, तो मतलब फिनॉल बन जाएगा, और ये चला जाएगा इसकी तरफ, तो CH2I और फिनॉल, ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। इसको हेट्रोलिसिस कहा जाता है, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडी लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। देखो ऐसा तो नहीं होता, अगर आपने न्यूट्रोफिकेशन पढ़ा है तो न्यूट्रोफिकेशन तब होता है जब न्यूट्रिएंट का वाटर में एक्सेस हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने की वजह से झील का जो पानी है वो जल्दी बुढ़ा होता है, मतलब नेचुरली एजिंग करता है। और अगला ये स्टेटमेंट कहते हैं यूट्रोफिकेशन लीड टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब ये बात जो है ठीक लिखी है पर ऊपर वाली बात ठीक नहीं लिखी है। ठीक है, अच्छा ये जो लास्ट वाला है ये भी क्या ब्लास्ट फर्नेस वाला अपने टॉपिक में है नहीं। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन से जो हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन पेपर का सेट जो है पसंद आया होगा। अगर आपको फिर से कोई डाउट आता है या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ही PYQ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता देना। बाकी नीट के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।